यानी इसके अंदर क्या है, यानी हेडिंग है हमारी डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग, या इसी को हम बोल सकते हैं डीएनए का केंद्रक में पैक होना। डीएनए जो है न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर किस तरह पैक होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, जो मैमल्स की जो सेल्स हैं या स्तनधारी की जो कोशिकाएं हैं, उसमें डीएनए की लंबाई, डीएनए की जो लेंथ या लंबाई है मैमल्स की सेल में, डीएनए की लेंथ है, डीएनए की लंबाई लगभग है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर ये लेंथ डीएनए की पाई जाती है एक मैमल सेल के अंदर। और केंद्रक जो है या न्यूक्लियस जो है मैमल की सेल का, न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, केंद्रक वाला या न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है, इस न्यूक्लियल वाले हिस्से का व्यास या डायमीटर जो होता है, यानी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है, डायमीटर जो है वो है 10⁻⁶ मीटर। यानी एक स्तनधारी की सेल में, एक मैमल की सेल में, जैसे मैमल की सेल को हमने ड्रॉ किया, ये एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻⁶ है। जबकि डीएनए जो है उसकी लेंथ या लंबाई कितनी पाई जा रही है, 2.2 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, डीएनए तो अधिक लंबा है, दिख रहा है हमको, डीएनए की लंबाई कितनी लिखी है हमने, 2.2 मीटर, ज्यादा लंबा है। जबकि केंद्रक जो है उसका साइज जो है वो छोटा है, ये 10⁻⁻⁶ मीटर है। तो यहाँ केंद्रक का व्यास तो है कम, और डीएनए की लंबाई क्या है, ज्यादा है। अधिक लंबाई का जो डीएनए है उसको कम व्यास के केंद्रक में कैसे पैक किया जाएगा। डीएनए मिलता कहाँ है, न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है इसके अंदर डीएनए पाया जाएगा। डीएनए को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो डीएनए मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जो डीएनए है उसकी तो लेंथ हम बोल रहे हैं 2.2 मीटर, और ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये पैक हो रहा है, इसका डायमीटर कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ये कम है, इसका डायमीटर लो है। जबकि डीएनए की लेंथ क्या है, हाई है या फिर ज्यादा है। अधिक लंबाई का डीएनए कम डायमीटर के न्यूक्लियस में किस तरह से पैक होता है, उसे हम उसके बारे में हमें इस हेडिंग के अंदर समझना है कि ज्यादा लंबाई का जो डीएनए है कम डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से पैक हो पाता है या किस तरह से फोल्ड हो पाता है। अब इसको हम सिंपल सा समझ सकते हैं, हमारा जो ऊन का जो गोला होता है, ऊन के गोले को यदि हम खोल दें, तो ऊन है, देख के इसे बुल, उनको यदि एक साथ रैप किया जाए, जैसे ये धागा है, ये कोई धागा है, खुला हुआ ये धागा हमको दिखाई दे रहा है, और हमने इसको बढ़ा दिया, ये थ्रेड है, पूरा थ्रेड फैला हुआ है, मान लो ये डीएनए है। अब इसको यदि रैप कर दिया जाए, कोई हमने इस तरह की स्ट्रक्चर लिया और इसके चारों तरफ इस धागे को क्या कर दिया, रैप कर दिया। तो जब धागे को हम रैप करेंगे तो इसका साइज फिर कैसा हो जाएगा, छोटा। यानी ये जो बड़े साइज का हमको थ्रेड दिखाई दे रहा है, इस बड़े साइज के थ्रेड को छोटे साइज के गोले के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डीएनए की पैकिंग होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर डीएनए को पैक करने के लिए, इसे जैसे धागे को छोटा करने के लिए किसी चीज, किसी भी थिंग के ऊपर लपेट के और उसको छोटा कर सकते हैं, वैसा ही काम किसके अंदर होता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर होगा। न्यूक्लियस वाले हिस्से के अंदर क्या होगा, लंबाई ज्यादा है डीएनए की, न्यूक्लियस का डायमीटर कम है, इसलिए अधिक लंबाई के डीएनए को कम लंबाई के केंद्रक में या कम डायमीटर के केंद्रक में पैक करने में
एक प्रोटीन हेल्प करती है और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। में अधिक लंबाई का जो डीएनए है उसको कम डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर पैक करने में जो प्रोटीन हेल्प करेगी उस प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटीन होती है, क्षारीय प्रोटीन है, बेसिक नेचर होता है। उनका जो नेचर है, ये प्रोटीन बनी होती है एमिनो एसिड से। इसमें जो अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं वो कौन से नेचर के पाए जा रहे हैं? बेसिक नेचर के प्रेजेंट है। और इन प्रोटीन पर या अमीनो एसिड पर जो चार्ज पाया जा रहा है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अमीनो अम्ल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक एमिनो समूह होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन का एटम उसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक लास्ट एल्किल ग्रुप होता है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, ऐसी स्ट्रक्चर है। एक COOH ग्रुप मिलेगा, एक एमिनो ग्रुप मिलेगा, एक एल्किल ग्रुप मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस पर तो कौन सा चार्ज पाया जा रहा है? पॉजिटिव। इस पर पाया जाता है नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव वाले NH2 के आयन की नंबर ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। बेसिक नेचर है, सिंपल, हमें याद ही रखना है। यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो नेचर है, हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर है क्षारीय होता है या बेसिक नेचर की ये प्रोटीन होती है। और ये हिस्टोन जो प्रोटीन है ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। डीएनए को पैक करने में ये क्या करेगी? सहायता करने का काम करेगी। अब इसमें क्या होगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पर चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इसका डिपेंड कर रहा है अमीनो एसिड पर। अब हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हिस्टोन के, जिस तरह से हमने यहाँ ड्रॉ किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 मॉलिक्यूल हो गए। और 4 मॉलिक्यूल इनके पीछे होंगे, यानी 4 मॉलिक्यूल ये दिख रहे हैं इनको आगे, 4 को पीछे दिखाने के लिए हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। जैसे 4 तो पीछे की साइड हो गए, 4 जो है थोड़ा समझाने के लिए मैं अलग बना रहा हूँ ना, 4 इसके अंदर ऐसे मिलेंगे, 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी टोटल यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। हिस्टोन के, हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिले और इन्होंने बनाया हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर का ये फॉर्मेशन कर देंगे। स्टोन अष्टक का या स्टोन ऑक्टामर का इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो हमें इस तरह का स्टोन ऑक्टामर मिल गया। तो 8 मॉलिक्यूल ने आपस में मिलकर इस स्टोन ऑक्टामर का क्या कर दिया? फॉर्मेशन। ये स्टोन ऑक्टामर बना, इसका स्टोन अष्टक इसको अपन बोल सकते हैं। इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, अभी ऊपर हमने बोला था ये है पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए में याद रखना है हमें, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके कारण डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्टोन ऑक्टामर है। इसके चारों तरफ, इस स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है वो सर्किल बनाता है, और सर्किल बनाकर इसके चारों ओर लिपट जाता है। किस तरह से ये अरेंज होगा? अभी हमारे पास मान लो डीएनए इस तरह से है, ये फैला हुआ है।
वैसे होता है डबल हेलिक्स, लेकिन समझने के लिए अभी हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, सिंगल हेलिक्स बना दिया ना। अब इस स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, ये डीएनए हमारा धागा जो होता है ना, खुला हुआ धागा उस तरह का है, फैला हुआ है, अधिक लंबाई का डीएनए है। इस स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर ये डीएनए इस तरह से रैप होगा। ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, रैपिंग हो गई इसकी स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, ये क्या हो गया, अटैच हो गया या फिर जुड़ जाता है। यानी पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी, इस तरह से लेंथ और ज्यादा थी इसकी, लेकिन ये स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हुआ। रैप होने के कारण इसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके इसमें जो 8 प्रोटीन जो पाए जा रहे हैं स्टोन प्रोटीन के, वो होते हैं एक्चुअली एच, यानी मेनली जो ये प्रोटीन होते हैं स्टोन प्रोटीन के 8 जो टाइप है वो चार चार टाइप के होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट होता है H1, सेकंड होता है H2A, थर्ड होता है H2B, नेक्स्ट होगा H3। सिंपल वे में समझना चाहे, चार मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, एक वन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनके दो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं जाना, सिंपल ये याद रखना है, जो स्टोन प्रोटीन है उनके चार चार मॉलिक्यूल आठ आपस में मिलेंगे, स्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करेंगे। स्टोन ऑक्टामर जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज वाला है। स्टोन ऑक्टामर जो हमको दिखाई दे रहा है वो कौन सी चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है। इस नेगेटिव, वो सॉरी, स्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज का है। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए रैप हो जाता है। ये स्टोन ऑक्टामर है। अब इसके चारों ओर क्या है, इस तरह के जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। डीएनए जब इसके चारों तरफ लिपटेगा तो डीएनए का जो साइज है, जो लंबाई है, वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस तरह से स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ऋणावेशित जो डीएनए है या नेगेटिव चार्ज जो डीएनए पाया जा रहा है वो घेरे बनाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। यानी न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जा रहा है, एक तो स्टोन अष्टक या ऑक्टामर, और साथ में क्या पाया जा रहा है, डीएनए। जब स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए रैप हो जाता है, डीएनए लिपट जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है। स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए के रैप होने पर, डीएनए के लिपट जाने पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है। और एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है पहले की क्लास में मैंने बताया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 146 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 146 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर एक न्यूक्लियोसोम जो है उसके अंदर 200 बेस पेयर, डीएनए के कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, लगभग 200 बेस पेयर पाए जाएंगे। बेस पेयर का मतलब है ए और टी, जी, सी, इस तरह के जो बेस पेयर हैं उनकी नंबर एक न्यूक्लियोसोम में 200 होगी। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो नंबर है वो 146 होती है। एक न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 146 है। और एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर की जो संख्या है वो कितनी होती है, 200 होती है। दोनों नंबर्स को हमें याद रखना है।
अब जब हम इसको देखेंगे, ये केंद्रक पहले लंबे आकार का डीएनए था, हेड लाइक डीएनए था, जो हमारे पास डीएनए है इस तरह का था, बहुत लंबा इस तरह का डीएनए है, ये डीएनए पाया जा रहा है। अब ये डीएनए था, ये हमारा न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो तो पाया कम कम है, लेस है। डीएनए की लेंथ क्या है, मोर है या ज्यादा है। और इस लंबे आकार के डीएनए को इसके अंदर पैक करने के लिए क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल ने, H1 H2 H3 H4 इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल ने एक ऑक्टामर बनाया। ये ऑक्टामर बना। ऑक्टामर का मतलब है यहाँ हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 8 मॉलिक्यूल्स ने ऑक्टामर बनाया। इस ऑक्टामर पर ये जो डीएनए है, लंबे आकार का जो डीएनए है, ये इस तरह से इसके ऊपर रैप हो गया। इस ऑक्टामर पर ये लंबे आकार का डीएनए इस तरह से क्या हो गया, रैप हो गया। इसके चारों ओर ये क्या हो जाता है, लिपट जाता है, इस तरह से लिपट जाता है। अभी जो साइज थी हमारी वो ज्यादा थी, लेकिन स्टोन के ऑक्टामर पर जब ये रैप हुआ तो इस डीएनए की साइज क्या हो गई, छोटी। इसके बाद ये स्टोन ऑक्टामर पर जो लिपटा है, ये डीएनए किसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में, हाँ बोलो दिशांत। तो पिछले बार समझ सकते थे। क्या कह रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, लंबे साइज का था, फैला हुआ था, इसको हमको छोटे डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर पैक करना था। ये डीएनए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है या केंद्रक है। अब किया क्या, इसको ये ऐसे डायरेक्ट तो आ नहीं सकता था, तो एक ऑक्टामर बना। हिस्टोन प्रोटीन से 8 हिस्टोन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक ऑक्टामर बनाया। इस ऑक्टामर के चारों तरफ ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो गया, रैप हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन स्ट्रक्चर के चारों तरफ जब डीएनए रैप हो जाता है, लिपट जाता है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है, एक तो है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन अष्टक, और दूसरा इसमें क्या पाया जा रहा है, डीएनए। नेक्स्ट मैंने बताया, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर एक 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 146 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर या क्षार युग्म इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 200 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर इनके अंदर उपस्थित होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के मीडियम से या न्यूक्लियोसोम बनाकर अधिक लंबाई का जो डीएनए है, कम डायमीटर के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटेड हो जाता है, अंदर स्थित हो जाता है। अब जब हम न्यूक्लियस के अंदर इसको देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जब हम न्यूक्लियोसोम को देखेंगे, तो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर, हमें न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह की दिखाई देगी। जैसे न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इसको हमने थोड़ा बड़ा किया, न्यूक्लियस वाले हिस्से को। जब इसके अंदर हम न्यूक्लियोसोम को देखते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक में
न्यूक्लियोसोम को देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जब हम इसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो किसी भी थिंग को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, यानी साइज को बढ़ा सकता है, उससे हम देखेंगे। तो ये न्यूक्लियस में, जैसे मोती की जो माला होती है, मोती की माला के समान दिखाई देते हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें। ये सारे के सारे जो है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियोसोम को देखा जाता है तो ये मोती की माला के समान, या बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसी को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका हिंदी मीनिंग यही है, मोती की माला के समान ये न्यूक्लियोसोम हमको दिखाई देंगे। और ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ये पाए जाते हैं क्रोमेटिन पर, यानी इनके, ये जो पाया जा रहा है ये किसके ऊपर मिलेगा, क्रोमेटिन पर। क्रोमेटिन ये इसके अंदर से इस तरह से जाएगा, क्रोमेटिन वाला पार्ट है। इस क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम मोती के समान लगे हुए दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई देते हैं। और ये वर्ड याद रखना है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहाँ मिलती है या फिर किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर या ईएम से देखने पर ये क्रोमेटिन पर मोती की माला के समान या बीड्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इनको देखा जाएगा। अब ये न्यूक्लियोसोम है, क्रोमेटिन के ऊपर ये पाए जा रहे हैं। ये क्रोमेटिन जो है, ये जो रेड कलर ब्राउन कलर का जो बनाया है, ये थ्रेड है क्रोमेटिन। इन जो क्रोमेटिन है, इन क्रोमेटिन का कुंडलन होता है और संघनन होता है, यानी इनमें कॉइलिंग होगी, क्रोमेटिन के अंदर कॉइलिंग होगी। यानी ये जो धागा है, ये क्रोमेटिन जो बनाया है हमने, इसके अंदर एक तो कॉइलिंग होगी या कुंडलन होगा। तो कॉइलिंग की प्रोसेस इसके अंदर होती है। दूसरा, इसके अंदर संघनन की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन होता है इसका। एक कॉइलिंग होती है, एक इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। तो उसके कारण क्या होगा, अभी ये फैला हुआ है क्रोमेटिन, जब इसके अंदर कॉइलिंग और कंडेंसेशन होगा, तो इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से लिपट जाता है। लंबे साइज का जो है वो क्या हो जाता है, छोटे साइज का हो जाता है। और ये सारी जो हम चीजें देख पाते हैं, ये कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर देख पाते हैं। यानी जो हमने बोला है ना, न्यूक्लियोसोम जो दिखाई दे रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान, इसको हम देख पाएंगे मेटाफेज स्टेज में। सेल डिवीजन के अंदर स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, या इस संगनित प्रकार के क्रोमेटिन की जो स्ट्रक्चर है, जो कंडेंसेशन वाला जो क्रोमेटिन पाया जा रहा है, उसको हम मेटाफेज स्टेज के अंदर या कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में दिखाई देख सकते हैं। और जब क्रोमेटिन में कॉइलिंग हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, पहले लंबे साइज का था ये, फिर छोटा हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी क्रोमेटिन में कुंडलन या संघनन होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। यानी लंबा था क्रोमेटिन, अब ये जब सिकुड़ेगा, जैसे ये वाला धागा है, इसमें कॉइलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, तो ये भी जो थ्रेड है इसकी लंबाई भी कम होगी, इसकी लंबाई भी कम होगी। तो जो न्यूक्लियोसोम है, उनकी लेंथ भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगेगी। तो न्यूक्लियोसोम और ज्यादा पास पास आ जाएंगे। इस तरह से जो अभी हमें दूर दूर दिख रहे थे, थोड़े चौड़ाई में ज्यादा दिख रहे थे, वो बिल्कुल कैसे आ जाएंगे, पास पास। और जब इसका क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ, कॉइलिंग हुआ, तो अब जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं या केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा
क्रोमेटिन में पैकिंग करने के लिए, यानी जो पैक हुआ है क्रोमेटिन के फॉर्म में, एक हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कर रहे थे, जो हमने पढ़ा है हिस्टोन ऑक्टामर बना के हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, यानी एक तो इस पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए की पैकिंग के अंदर हेल्प किया है हिस्टोन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन ने ऑक्टामर बनाकर हेल्प की। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, इन्हीं को बोल सकते हैं हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC, शॉर्ट में इनको बोल सकते हैं हम NSCP या NSCB इनको बोला जाता है। इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी डीएनए की पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय जो प्रोटीन है उनकी आवश्यकता होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो मैंने बताया था H1 H2 H3 H4 इस टाइप के होंगे। नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं उनके टाइप होते हैं A1 A2 B C D इस टाइप के होंगे। इनकी नेचर हमने बताई थी बेसिक है, हिस्टोन प्रोटीन में पढ़ा था ना हमने, ये कैसे नेचर के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे, इनकी जो नेचर पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है, अम्लीय पाई जाती है। इनके बारे में हमको ये याद रखना है। अब केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमेटिन, अब दो कंडीशन और होती है इसके अंदर, एक यू क्रोमेटिन, दो टर्म है, एक यू क्रोमेटिन और दूसरी होती है हेटेरोक्रोमेटिन। एक यू क्रोमेटिन है, दूसरी है हेटेरोक्रोमेटिन। जब न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ढीली अवस्था में होते हैं, न्यूक्लियस में या केंद्रक में क्रोमेटिन ढीले रूप में उपस्थित हो, ढीले रूप में पाए जा रहे हो। ढीले रूप का मतलब है जैसे न्यूक्लियस है के अंदर क्रोमेटिन इस तरह से फैला हुआ सा पाया जा रहा है, ढीले फॉर्म में पाया जा रहा है, ढीले रूप में प्रेजेंट है और हल्के अभिरंजित होते हो, ढीले रूप में हो और हल्के अभिरंजित होते हो। अभिरंजित बोलते हैं हम स्टेनिंग मेथड को, जब कोई भी हम स्टेन यूज करें और उस पर हल्का कलर आए, यानी क्रोमोसोम के ऐसे भाग जिस पर हल्का कलर आए, क्रोमेटिन ढीले रूप में हो, हल्के अभिरंजित हो, तो इन्हें हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। केंद्रक में क्रोमेटिन जब ढीले रूप में पाया जा रहा हो और हल्का अभिरंजित हो रहा हो तो उसे बोला जाएगा यू क्रोमेटिन, उस भाग को बोला जाता है यू क्रोमेटिन। दूसरा, केंद्रक में जब क्रोमेटिन दृढ़ता से बंधे हुए हो, रिजिडली टाइटली अरेंज हो, टाइटली रूप में पाया जा रहा हो, टाइटली फॉर्म को हम बोल सकते हैं ऐसा हो। दोनों को अलग अलग बता रहे हैं, होते एक साथ है, टाइट में समझाने के लिए अलग बता रहा हूँ इस तरह से। ये क्रोमेटिन है, टाइटली फॉर्म में, इस पर ही न्यूक्लियोसोम पाया जा रहा है। इस तरह के फॉर्म में पाया जा रहा हो, टाइटली हो, दृढ़ता से बंधा हुआ हो और गहरा अभिरंजित होता हो, डार्क कलर इसमें आता हो। गहरे क्या होते हो ये, अभिरंजित होते हैं, डार्क स्टैनिंग इनकी होती है, डार्क स्टैन होते हो। ये वीडियो को ऑफ करो, इनकी डार्क स्टैनिंग होती हो, टाइटली टाइटली ये बंधे हुए हो, टाइटली जुड़े हुए हो, डार्क स्टैनिंग होती हो, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। यानी दोनों होते क्या है एक्चुअल में, जो पूरा क्रोमेटिन देखेंगे हम इसके अंदर, तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, अब इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में जो क्रोमेटिन है इस तरह का पाया जा रहा है पूरा। उसके बाद कोई हिस्सा इसका इस तरह का मिलेगा बिल्कुल कंडेंस, फिर इसका हिस्सा क्या है, ये ढीले 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 रूप में, फिर ये टाइटली फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा जो ढीले रूप में बंधा हुआ है,
और जब इसको कलर करेंगे हम तो इस पर कलर डालेंगे। कलर यूज करते हैं जनरली एसिटोकार्मिन, हिमेटोजाइलोन। ये डाइज होती है जो क्रोमोसोम को रंगने के लिए काम में ली जाती है, कलर में हेल्प करती है। तो ये ढीला डाला फॉर्म जो दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को तो हमने बोला यू क्रोमेटिन। ये दोनों तो कौन से हो गए, यू क्रोमेटिन। क्रोमोसोम में मिलते हैं दोनों हिस्से, है ना। और ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये टाइटली पैक्ड है, यानी एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास है। इन्हें हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। इन हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो ढीले डाले फॉर्म में हो, दूर दूर प्रेजेंट हो, और हल्के अभिरंजित होते हो, जिनको कलर दे तो वो हल्का कलर दिखाई दे, इनमें हल्का कलर दिखेगा, इनमें डार्क कलर दिखेगा। जो ढीले रूप में हो, हल्के अभिरंजित हो, उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो कंडेंस फॉर्म में हो, दृढ़ता से बंधे हुए हो, गहरे अभिरंजित होते हो, उन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम में पाए जाएंगे भी। क्रोमेटिन जो है वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो ये दोनों ही क्रोमोसोम में मिलते हैं। यू क्रोमेटिन जेनेटिकली रूप से सक्रिय भाग होता है। यू क्रोमेटिन सक्रिय भाग है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो आनुवांशिक रूप से या जेनेटिकली रूप से निष्क्रिय भाग होता है। जो आनुवांशिकी रूप से निष्क्रिय सक्रिय का मतलब है, जो कैरेक्टर्स को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजेंगे, उनमें हेल्प कौन करता है, यू क्रोमेटिन। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन इसमें हेल्प नहीं करता है। तो यू क्रोमेटिन क्रोमोसोम का एक्टिव पार्ट होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमोसोम का डीएक्टिव पार्ट होता है। जेनेटिकली रूप से यू क्रोमेटिन एक्टिव है, और हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो पाया जा रहा है, डीएक्टिव पाया जा रहा है। तो दोनों की डेफिनेशन इसमें मेनली हमको याद रखनी है, यूक्रोमेटिन क्या है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है। यूक्रोमेटिन केंद्रक में जब क्रोमेटिन ढीले रूप में प्रेजेंट है, हल्का कलर उसके अंदर आ रहा है, यूक्रोमेटिन है। टाइटली पैक्ड है, कंडेंस फॉर्म में पाया जा रहा है, डार्क उसके अंदर स्टनिंग हो रही है, उसको बोला जाता है हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से उसको जाना जाता है। अब एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, वैसे टाइम कम है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब डीएनए के अंदर एक्चुअल क्या है, लंबाई 2.2 मीटर है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है 10⁻⁻⁶ है। डीएनए की लंबाई ज्यादा है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कैसा पाया जा रहा है, कम पाया जा रहा है। अधिक लंबाई के डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए स्टॉन प्रोटीन हेल्प करते हैं। स्टॉन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स 5 6 7 8, ये 8 मॉलिक्यूल ने आपस में मिलकर क्या बनाया, स्टोन ऑक्टामर या अस्टर। इस स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो है इस तरह से रैप हो जाता है। अभी लंबा है, इसके बाद इसका फॉर्म कैसा हो गया, छोटा। जब स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोसोम। एक